हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और बिल्कुल जो है मन लगा के एकदम जो कहते हैं ना कमर तोड़ मेहनत कर रहे हो, ये मानते हुए कि ये जो जनवरी 2025 का आपका ये अटेम्प्ट है, ये आपका पहला और आखिरी अटेम्प्ट है सीए इंटर के लिए। और इसी जोश और लगन के साथ आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सो दैट पहली बार में आप ये अटेम्प्ट जो है अपना एग्जाम जो है वो आप क्लियर कर सको। चलो, तो हम टॉपिक जो कर रहे थे कंसोलिडेशन का कर रहे थे। कंसोलिडेशन में लास्ट क्लास तक हमने 4 एडजस्टमेंट जो है वो करनी सीखी थी। लास्ट क्लास में मैंने जो आपको एडजस्टमेंट बताई थी वो रीवैल्यूएशन की थी कि एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आपको एसेट्स की मार्केट वैल्यू लेनी होती है जो सब्सिडरी की बुक्स में एडजस्टेड नहीं होती। तो उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स में। 3 चीजें निकालते टाइम, नंबर 1 आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, नंबर 2 माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड नंबर 3 कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। आज हम एक नई एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। एडजस्टमेंट जो नंबर 5 है हमारी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के रिगार्डिंग है। पहले तो समझते हैं ये एडजस्टमेंट एक्चुअल में है क्या, इसमें हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसमें हम सबसे पहले अनरियलाइज्ड एडजस्ट प्रॉफिट्स के लिए एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, देखिए कई बार क्या होता है, हमारे पास 2 कंपनीज है। वी हैव 2 कंपनीज, एच लिमिटेड जो कि आपकी होल्डिंग कंपनी होती है और एक होती है एस लिमिटेड जो कि आपकी सब्सिडरी कंपनी है। एच और एस ये हमारी 2 कंपनीज है। ये आपस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हो सकता है आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन, जो इनका होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बना है उसके बाद हो सकता है ये आपस में बहुत सारे सेल परचेज के ट्रांजेक्शन करें। लाइक हो सकता है होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे हो सकता है सब्सिडरी ने होल्डिंग के गुड्स बेचे हो या होल्डिंग ने सब्सिडरी को, वाइस वर्सा दोनों तरफ आपके ट्रांजेक्शंस हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। तो हमारा कंसर्न क्या है, समटाइम्स कुछ ऐसा भी होता है कि लेट्स से होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे हैं, होल्डिंग ने सब्सिडरी को कुछ गुड्स बेचे हैं 1 लाख रुपए के, जिसके ऊपर उन्होंने 25,000 का प्रॉफिट अर्न किया और इवेंचुअली 1,25,000 का सामान आपने सब्सिडरी को सेल कर दिया। ठीक है, 1 लाख कॉस्टिंग के गुड्स जिसपे आपने 25,000 रुपए कमाया और 1,25 में आपने सब्सिडरी को सेल कर दिए। अब सब्सिडरी के पास ये स्टॉक पड़ा है, अभी सब्सिडरी ने ये माल बेचा नहीं है, यानी कि उसकी स्टॉक में ये 1,25,000 का सामान शामिल है जो उसने होल्डिंग से यानी कि एच लिमिटेड से रिसीव किया था। ओके, जब ईयर एंड आएगा, जब आपका ईयर एंड होगा तो सर ईयर एंड पे हम कंसोलिडेशन करते हैं, ईयर एंड पे हम कंसोलिडेशन करते हैं। दैट मीन्स जो आपकी होल्डिंग और सब्सिडरी है इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाएगा, इन दोनों को ऐसे देखा जाएगा कंबाइन करके जैसे कि एक सिंगल एंटिटी है। तो जब आप ईयर एंड पे बैलेंस शीट्स को या बैलेंसेस को कंबाइन करते हो तो कंसोलिडेशन में ना सारी एसेट्स सारी लायबिलिटीज कंबाइन होती है विद सम एडजस्टमेंट्स जो हम बाद में समझेंगे। बट एक बार के लिए इतना समझ लो कि सारी एसेट और लायबिलिटीज कंबाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर होल्डिंग की बुक्स में स्टॉक पड़ा होगा 10 लाख का और सब्सिडरी की बुक में स्टॉक पड़ा होगा 4 लाख का, तो जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो वहां पे स्टॉक 14 लाख का रिपोर्ट किया जाएगा, 10 लाख का होल्डिंग का और 4 लाख का सब्सिडरी का। दोनों को कंबाइन करके जो 14 लाख का नया बैलेंस आएगा इसी को आप जो है स्टॉक की वैल्यू के तौर पर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो करोगे। ठीक है, इस 14 लाख को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो इस टाइप से ना आपकी सारी एसेट लायबिलिटीज को कंबाइन किया जाता है। अब हमारे वाले एग्जांपल में आते हैं, एच ने एस को माल बेचा, 1 लाख का सामान 25,000 के प्रॉफिट के साथ 1,25 में बेचा, तो अभी भी वो माल आपकी जो होल्डिंग लिमिटेड ने बेचा था एस लिमिटेड को उसकी इन्वेंट्री में शामिल है। इसका मतलब ये 4 लाख में 1.25 लाख रुपए का सामान वही है जो एच ने बेचा था। जब हमने ईयर एंड पे बैलेंसेस को कंसोलिडेट किया तो क्या वो 1.25 लाख की वैल्यू इस 14 लाख के अंदर इंक्लूड हो गई है? क्या वो 1,25,000 की वैल्यू इस 14 लाख के अंदर इंक्लूड हो गई है? आंसर इज यस,
क्योंकि यहां पे हमने सब्सिडरी के 4 लाख को जोड़ा है तभी ये 14 बना है, और इस 4 के अंदर उस 1,25,000 को ऑलरेडी इंक्लूड हमने कर रखा है। तो इवेंचुअली हुआ क्या, आपके जो 14 लाख की इन्वेंट्री टोटल वैल्यू आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में दिखा रहे हो कि हम सबका यानी होल्डिंग एंड सब्सिडरी का मिला के इन्वेंट्री का जो अमाउंट है वो 14 लाख है, उसमें 1,25,000 का सामान वो है जो आपके एच ने एस को सेल किया था। अब इन्वेंट्री है, नो डाउट आपका स्टॉक पड़ा है, आपकी एसेट है, नो डाउट इंक्लूड होना चाहिए, बट अगर आप ध्यान से समझोगे तो 1 लाख का सामान 1,25 में भेजा गया था। होल्डिंग ने सब्सिडरी को जब माल बेचा था तो 1 लाख का सामान 25,000 का प्रॉफिट जोड़ के 1,25 में दिया गया था। दैट मीन्स होल्डिंग ने 25,000 का प्रॉफिट कमाया था। और क्या वो प्रॉफिट अभी भी इस वैल्यू में शामिल है 14 लाख में? यस, क्योंकि 1,25 पे आपने इन्वेंट्री को इंक्लूड कर रखा है, यानी कि उसमें जो 25,000 है ऊपर का वो ऑलरेडी प्रॉफिट को शो करता है। इसका मतलब तो ये होगा ना कि जब आपने ईयर एंड पे बैलेंस शीट बनाई, जब होल्डिंग अपनी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना रही है तो उसने उसमें 1.25 लाख को इंक्लूड कर लिया, पूरी जो 25,000 का प्रॉफिट है वो भी उसने अपनी इन्वेंट्री वैल्यू में शामिल कर लिया, जो कि गलत हो जाएगा। आपने अपनी इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट भी जोड़ रखा है। मैं इसे अनरियलाइज्ड इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर आप एक ग्रुप के प्रोस्पेक्टिव से देखो तो होल्डिंग और सब्सिडरी एक ही है, आप दोनों की तो बैलेंस शीट कंबाइन हो चुकी है। एक्चुअल में प्रॉफिट तो तब होगा जब आप घर के बाहर बेचोगे। आप फादर पेरेंट्स जो है फादर और बेटा अपने आप में एक दूसरे के साथ कितने भी सेल परचेज के ट्रांजेक्शन करता रहे, कमाई तब होगी जब आप घर के बाहर बेचोगे। तो तब तक के लिए मीन वाइल आपने 25,000 जो इन्वेंट्री में जोड़ रखा है वो एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो अभी आपने नहीं कमाया। तो इसके लिए हमें यहां पे उस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना होता है, हमें ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना होता है। अब एलिमिनेट कहां से किया जाएगा ये समझिए। ये प्रॉफिट किसने कमाया था? आप कहोगे सर होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेचा है तो प्रॉफिट कमाया था होल्डिंग ने, तो वो होल्डिंग के पीएनएल में गया होगा। अगर होल्डिंग ने माल बेचा था तो होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया और वो होल्डिंग के प्रॉफिट एंड लॉस में इंक्लूड हुआ होगा। यस, सब्सिडरी ने तो परचेज किया था तो वहां तो परचेज का एक्सपेंस डला था और एज इट इज क्लोजिंग स्टॉक भी बचा हुआ है, तो सब्सिडरी के पीएनएल में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। ये इसका इंपैक्ट पड़ा है सिर्फ होल्डिंग के प्रॉफिट में, जहां पे आपने 25,000 का प्रॉफिट शो किया होगा। तो ईयर एंड पे जब आप कंसोलिडेशन करोगे आपको ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना पड़ेगा। कहां से? होल्डिंग के प्रॉफिट में से। तो होल्डिंग के एसपीएल में से इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस कर दिया जाएगा। रीजन एक ही है, आपने वो प्रॉफिट अभी कमाया नहीं। कब कमाया जाएगा? जब आपकी सब्सिडरी कहीं बाहर, आपके ग्रुप से बाहर इस कंपनी के प्रोडक्ट को बाहर बेच देगी, तब जाके हम मानेंगे कि एक्चुअल में आपने कुछ कमाया है। तब तक के लिए प्रॉफिट अनरियलाइज्ड है जो आपकी इन्वेंट्री में ऑलरेडी इंक्लूड हो गया। तो हमारा पर्पस ये होगा कि उसको आपकी अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में से एलिमिनेट करना पड़ेगा, आपको उसे यहां से हटाना पड़ेगा। तो यहां पे होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा तो होल्डिंग ने जो प्रॉफिट कमा रखा है वो एक्चुअल में अभी बना नहीं है, क्योंकि अभी तो सब्सिडरी के माल के पास ही माल पड़ा है, गुड्स पड़े, तो हमें वो प्रॉफिट एलिमिनेट करना होता है। सिमिलर वे में ये ट्रांजेक्शन उल्टी तरफ भी हो सकता था। ऐसा भी तो पॉसिबल था कि गुड्स जो है वो एस ने एच को बेचे हो। क्या सब्सिडरी होल्डिंग को गुड्स बेच सकती है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो सकता है 1 लाख रुपए का माल, 1 लाख कॉस्टिंग का माल, उसमें 25,000 प्रॉफिट जोड़ के एस ने एच को बेचा था 1,25,000 में। क्या ये हो सकता है? यस, ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब अब वो किसकी इन्वेंट्री में शामिल है? एच की इन्वेंट्री में। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है, दोनों की बैलेंस शीट्स के इन्वेंट्रीज को जोड़ा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन। अल्टीमेटली बात वही आ गई कि एस का माल है और एच ने जो है उसको अपने इन्वेंट्री में इंक्लूड कर रखा है और उसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। यहां भी वही कॉन्सेप्ट बनेगा और अल्टीमेटली हमें इस 25,000 के प्रॉफिट को अगेन एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगेन क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेट। बट अब आप ये समझो इस बार माल एस ने बेचा था। किसने बेचा था? एस ने। तो इस बार प्रॉफिट एस ने कमाया है, ना कि एच ने। तो सर एलिमिनेट भी हम कहां से करेंगे? एस के एसपीएल में से किया जाएगा, ना कि एच के, क्योंकि कमाया किसने है? एस ने। तो एस ने कमाया तो एस के एसपीएल में से उसे माइनस कर दिया जाएगा। अब ये करना कैसे होता है ये हम समझेंगे जब हम एग्जाम्पल करेंगे हमारा नेक्स्ट, उसमें दोनों एडजस्टमेंट जो है हम समझेंगे कि अगर आपका होल्डिंग
सब्सिडरी को माल बेचे तो क्या होगा, और अगर सब्सिडरी होल्डिंग को बेचे तो क्या होगा। बट आप ये समझ लो, जो एडजस्टमेंट नंबर 5 में आपको बता रहा हूं अब, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहां पे आपको यह ध्यान रखना है कि जब जब कोई ऐसा प्रॉफिट होगा जो अभी आपने एज अ ग्रुप एज अ होल कमाया नहीं है, मतलब ये कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को माल बेचा या सब्सिडरी ने होल्डिंग को, और वो माल अभी भी आपकी इन्वेंट्री में शामिल है, तो ऐसे केसेस में कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होता है जो आपको एलिमिनेट करना होता है। कहां से करना होता है, जिसने कमाया। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं आपको बता दूं, यहां पे ना दो टाइप के ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। वन इज अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन एंड अदर वन इज डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। अगर आप कहते हो सर अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन का मतलब है ऊपर की तरफ ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब एस ने, आपकी सब्सिडरी ने आपके होल्डिंग को गुड्स बेचे हैं, सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट भी किसने कमाया होगा, सब्सिडरी में थे। तो यहां पे आपका प्रॉफिट जो एलिमिनेट किया जाएगा, एलिमिनेशन होगा जो एलिमिनेट फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, एस के प्रॉफिट में से एलिमिनेट होगा। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है आपकी होल्डिंग ने नीचे की तरफ ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब एस ने आपका जो है गुड्स परचेज किया है, एच ने माल बेचा है एस को, होल्डिंग ने माल बेचा है सब्सिडरी को। अब इस केस में प्रॉफिट जो है वो आपकी होल्डिंग कंपनी ने कमाया था, तो एलिमिनेट भी होल्डिंग के प्रॉफिट में से होगा, एलिमिनेट प्रॉफिट फ्रॉम एच लिमिटेड, यहां होल्डिंग के प्रॉफिट में से इसे डिडक्ट किया जाएगा, तो यहां पे आप होल्डिंग के प्रॉफिट्स में से इसे एडजस्ट करोगे, क्योंकि यहां पे प्रॉफिट होल्डिंग ने कमाया। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, इसे कैसे डील किया जाएगा जब हम उन तीन चीजों को निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इस पॉइंट को भी, ताकि आप इस पॉइंट को भी अच्छे से करना समझ जाओ कि हाँ अगर पेपर में ऐसा कुछ आता है तो हमें कैसे एडजस्ट करना है। हालांकि यहाँ पे कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, जो हम 4 एडजस्टमेंट करते आए थे वो वैसे ही होगी। इस एडजस्टमेंट नंबर 5 को हम सबसे लास्ट में डील करना सीखेंगे, सबसे लास्ट में एडजस्ट करेंगे। तब तक आपके जो 4 पॉइंट है वो ऐसे ही एडजस्ट किए जाएंगे। आप चाहो तो इस एग्जाम्पल को खुद से कर सकते हो, अदरवाइज मैं इस क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूं पूरा, सो दैट आप वो 4 एडजस्टमेंट भी समझ जाओ और फिर 5वीं भी एक और बार हम उसमें ऐड करके करना सीखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। देखिए क्या एग्जाम्पल गिवन आपके सामने, एग्जाम्पल नंबर 15, एच लिमिटेड एक्वायर्ड 70% शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2023। 1 अक्टूबर 2023 को आपने 70% शेयर खरीदा है फॉर 12,60,000। बैलेंसेस जो है वो कुछ इस टाइप से है, इक्विटी है आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, प्लांट एंड मशीनरी है और फर्नीचर है। जैसा कि कल मैंने बताया था, आप यहां से देख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख के थे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग 360 है, इसका मतलब 40,000 आपने डेप्रिसिएशन लगाया है ड्यूरिंग द ईयर, जो 10% बन के आता है। और सिमिलर वे में अगर आप फर्नीचर की बात करो तो वहां भी एक 20 से एक 8 की वैल्यू हो गई है, तो अगेन यहां भी आपका 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लग रहा है। ठीक है, चलिए आपको 31 मार्च 2024 के रेवेन्यू रिजर्व और पीएनएल के बैलेंसेस अवेलेबल है फॉर होल्डिंग लिमिटेड आल्सो, सो दैट आप कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बना सको। आगे यहां पे 70,000 का लॉस हुआ है ड्यू टू फायर ऑन 15 अप्रैल, 15 अप्रैल को 70,000 का लॉस ड्यू टू फायर हुआ है। ठीक है, एंड एस लिमिटेड ने डिविडेंड भी बांटा है 10% 12 अक्टूबर को फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। ठीक है, एच ने वो डिविडेंड अपने एसपीएल में क्रेडिट कर दिया, एच जो आपका एच है जो होल्डिंग है उसने वो एसपीएल में क्रेडिट कर दिया। आपको मार्केट वैल्यू गिवन है प्लांट की 3 लाख रुपए और फर्नीचर की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.5 लाख रुपए। आप देखोगे ये सारे के सारे पॉइंट सेम है जो कल हमने किए थे, सारे के सारे पॉइंट सेम है जो कल हमने किए थे, जो हमने डिस्कस किए थे। यहां पे मैंने सिर्फ एक नया पॉइंट ऐड किया आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो क्या है देखिए। नया पॉइंट जो हमने ऐड किया है वो है कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में एच ने गुड्स बेचे 2 लाख रुपए के एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ कॉस्ट। आपने 2 लाख रुपए कॉस्टिंग का माल 20% प्रॉफिट में बेचा है। अब आप इस पॉइंट को समझिए, इसका मतलब क्या है कि आपके जो गुड्स थे उनकी कॉस्ट थी 2 लाख
और आपने उसमें कितना प्रॉफिट अर्न किया, तो यहां पे हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया, यानी कितने रुपए अर्न किया होगा, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। तो इसका मतलब हमने ये गुड्स जो बेचे वो कितने रुपए में बेचे, 2,40,000 रुपए में। कितने में बेचे हमने, 2,40,000 रुपए में हमने ये गुड्स बेचे। ठीक है, ये किसने किसको बेचे, ये एच लिमिटेड ने, ये आपकी होल्डिंग ने बेचे हैं, किसको, आपकी सब्सिडरी को। इसका मतलब ये डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, आपकी होल्डिंग ने प्रॉफिट कमाया है, तो एलिमिनेशन भी होल्डिंग के प्रॉफिट में से होगा। किसके प्रॉफिट में से होगा, होल्डिंग के प्रॉफिट में से। देखिए क्या कहा गया आगे कि अभी जो आपने माल बेचा था 2 लाख रुपए वाला 240 में, इसका 1/4 जो है अभी भी एस के पास पड़ा है। इसका मतलब ये सारा का सारा नहीं पड़ा है, ये जो माल बेचा गया था 240 का, इसका 1/4 ही है जो अभी भी एस के पास पड़ा है। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं तो इन्वेंट्री जो एस के पास अभी इसमें से बची हुई है वो है 240 का 1/4, 240 का 1/4, दैट इज 60,000। 60,000 रुपए का माल अभी भी किसके पास पड़ा है, आपकी सब्सिडरी के पास पड़ा है। तो सर देखिए क्या इसमें भी कुछ प्रॉफिट छिपा हुआ होगा। हमारे पास इनिशियली जो गुड्स आए थे वो 2,40,000 रुपए के थे, कितने के थे, 240 के, और उस 240 में 40,000 का प्रॉफिट था। तो क्या इस 60,000 में भी कोई प्रॉफिट है, यस। आपने कॉस्ट पे 20% अर्न किया था, तो ये अपने आप में 120% फिगर आप कह सकते हो। 100 की कॉस्ट और 20 का प्रॉफिट, तो ये अपने आप में 120% वैल्यू थी। सिमिलर वे में जो 60,000 है ये भी सेल वैल्यू पे है, या आप कह सकते हो जो टोटल वैल्यू है जिसपे गुड्स रिसीव हुए थे। तो अगर मैं यहां से कहूं कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, यहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है 60,000 इनटू में 1/120% आप कर सकते हो निकालने के लिए, ठीक है, इनटू में 20%, यहां से आप निकाल सकते हो। तो यहां से आपका जो प्रॉफिट का हिस्सा हो जाएगा, यहां पे आपका 10,000 का प्रॉफिट जो है, 10,000 रुपीज का प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज्ड है जो आपके स्टॉक में छिपा हुआ है। आप सीधा भी निकाल सकते थे कि टोटल 40 का प्रॉफिट कमाया था, तो 1/4 अभी बाकी है स्टॉक, तो 1/4 प्रॉफिट भी अभी वहां पे छिपा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि जो इन्वेंट्री एस के पास पड़ी है वो एक्चुअल में दिखने में 60 की है, बट उसमें 10 का प्रॉफिट छिपा हुआ है, तो यानी कि उनकी सही मायने में जो कॉस्ट है वो 50,000 है। एंड जब हम कंसोलिडेशन करेंगे तो हमें उसे एट कॉस्ट ही इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज अगर आप अपने ही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को इंक्लूड कर लोगे तो वो अपनी एसेट को इन्फ्लेट करने वाला काम हो जाएगा। तो हमारा एएस कहता है प्लीज इस प्रॉफिट को एलिमिनेट कर दीजिए। अब करना कहां से, ये सुनिए, ये प्रॉफिट कमाया किसने है, तो आपको सर एच ने, तो एच ने कमाया है यानी कि आपकी होल्डिंग ने कमाया है, तो इसे एलिमिनेट भी होल्डिंग के प्रॉफिट में से करना है। तो सर एडजस्टमेंट कैसे होगी, अब इस एग्जांपल को ध्यान से समझो। जो आपने एओपी लास्ट क्लास में एग्जांपल में बनाया था वो सेम बनेगा, एग्जैक्ट सेम बनेगा, क्योंकि मैंने सेम फिगर ले रखे हैं तो यहां पे वो सेम बनेगा। आई होप इसमें परसेंटेज भी सेम है, यस ये सब कुछ सेम है। अगर आप एग्जांपल नंबर 14 देखोगे तो ये सेम एग्जांपल 14 है, बस इसमें एक चौथा पॉइंट मैंने नया ऐड किया, तो इसलिए इसमें एओपी आपका सेम बनेगा। इवन आपका जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकला था वो भी सेम आएगा, आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल भी सेम आएगा। यानी कि क्या सर ये तीनों चीजें सेम रहेगी, यस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट अब हम सीख रहे हैं कि प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है होल्डिंग के प्रॉफिट में से, उसका इंपैक्ट सिर्फ एक जगह जाएगा, वो है आपका कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। जो कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस आप बनाते हो वहां पे आपने एसपीएल का जब बैलेंस लिखा होगा तो होल्डिंग का जो बैलेंस आएगा, होल्डिंग का जो बैलेंस आएगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है होल्डिंग का बैलेंस है 3,15,500, 3,15,500। तो आपको क्या करना होगा, उस कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस के बैलेंस में से सबसे पहले आपको ये जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है ये माइनस कर देना है। बस यही एक एक्स्ट्रा काम आपको इस एडजस्टमेंट में करना होता है, आपको ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, तो ये हमने माइनस कर दिया किसके प्रॉफिट में से, होल्डिंग के प्रॉफिट में से।
बाकी सारा काम सेम रहेगा। यहां से आपका जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है जो आपने बाय मिस्टेक एसपीएल में क्रेडिट कर दिया था वो भी माइनस होगा, जैसा कि हमने लास्ट केस में किया था। बाकी सब सेम चलेगा, सिर्फ एक यही नई एडजस्टमेंट थी जो यहाँ पे मैंने ऐड की है। उसके अलावा आपको कुछ भी नया इस क्वेश्चन में नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आप ये चीजें जो है निकाल चुके हो, तो मुझे नहीं लगता ये चीजें फिर से बताने की जरूरत है। इससे बेटर है हम अगला एग्जाम्पल फुल फ्लेज फिर से कर लेते हैं। अगले एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन ले रखा है एंड इस बार वैल्यूज भी नहीं है, तो इस बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आपकी सिचुएशन यहाँ पे बनती है, ठीक है। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 16 तो सॉल्व करते हैं ताकि हम ये जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है इसके सेकेंड पार्ट को समझ सके। देखिए, अभी जो मैंने एग्जाम्पल 15 करवाया उसमें आपका जो ट्रांजेक्शन था वो डाउन स्ट्रीम था, मतलब प्रॉफिट कमाया था होल्डिंग में। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि इसका इंपैक्ट सिर्फ कहां जाएगा, होल्डिंग के कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जो चारों एडजस्टमेंट हमने अभी तक किए वो एज इट इज हो जाएंगी। आपके एओपी पे कोई फर्क नहीं आया, आपके कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं आया और इवन आपके माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे भी कोई फर्क नहीं आया। और यही चीज कन्वे करने के लिए मैंने आपको सेम डिक्टो एग्जांपल दिया था, सिर्फ और सिर्फ एक नई एडजस्टमेंट ऐड करके, ठीक है। चलिए, अब एक जो हमारा सेकेंड इसमें काम हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन अपस्ट्रीम होने की बजाय डाउनस्ट्रीम होने की बजाय अपस्ट्रीम हो, यानी कि अगर माल सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा होगा फिर क्या किया जाएगा, उसके लिए एग्जांपल नंबर 16 से समझते हैं। चलिए, एक पूरा एग्जांपल है यहां पे हमारे पास, इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे ताकि हम सारी एडजस्टमेंट समझ सकें कि जो पांचों एडजस्टमेंट की जाती है, क्योंकि इस बार जो आपका एडजस्टमेंट हमें करना होगा, माल सब्सिडरी ने बेचा है तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से एडजस्ट किया जाएगा, तो ये चीज भी हमें समझनी पड़ेगी कैसे एडजस्ट होती है। चलो एग्जांपल समझते हैं, पूरा एग्जांपल हमें सॉल्व करना है प्रॉपर वे में, तो सारी चीजें हम निकालना यहाँ पे समझेंगे कि कैसे निकाली जाएगी अगर पांचों एडजस्टमेंट एक साथ आ जाए। देखिए, एच ने 90% शेयर एक्वायर किए 1 अक्टूबर 23 को 9,20,000 रुपए में। बैलेंसेस गिवन है, इक्विटी है, प्रॉफिट और लॉस है और जनरल रिजर्व का बैलेंस भी है और साथ में फर्नीचर है। आप देख सकते हो फर्नीचर 2 लाख के थे, अब 1,60 के हो गए, दैट मीन्स 40,000 का डेप्रिसिएशन लगाए तो रेट क्या बनी यहाँ पे 20%, 20% डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे आपने चार्ज किया। आगे देखिए, बैलेंसेस ऑफ एच लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2024 वर एज फॉलोज। एच लिमिटेड के बैलेंसेस क्या है 31 मार्च 2024 को, तो आप देख सकते हो आपकी होल्डिंग के प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व दोनों के बैलेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। अब अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो यहाँ पे आपकी सारी एडजस्टमेंट है। नंबर 1, अब नॉर्मल इनकम हुई है 50,000 रुपए की, कब 15 नवंबर 2023 को, ये यहाँ पे इंक्लूड है। फिर एस ने कोई डिविडेंड पे किया 15% आउट ऑफ जनरल रिजर्व ऑन 12 अक्टूबर फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। और एच ने इस बार इसे सही ट्रीट करते हुए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दिया। प्री एक्विजिशन डिविडेंड था, कॉस्ट में से माइनस होना चाहिए, एच ने सही कर दिया। फर्नीचर की फेयर वैल्यू गिवन है आपको सो दैट आप रिवैल्यूएशन कर सको। एंड लास्टली यहां पे एस ने माल बेचा था 5 लाख रुपए का 20% प्रॉफिट में, गुड्स ऑफ 5 लाख एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% आपने बेचा था और 1/5 उनमें से अभी भी माल जो है वो एच के पास पड़ा है, होल्डिंग के पास अभी भी वो बैलेंस में है। तो आपको वही सारी चीजें निकालनी है, बस इस बार हमने 5 एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में ऐड कर रखी है। तो एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, इन पांचों एडजस्टमेंट को इस क्वेश्चन में कैसे हमें सॉल्व करना है, चलो वन बाय वन देखते हैं। देखिए, यहां पे पहली बात आप समझ लो, जो हम 4 एडजस्टमेंट कर रहे थे आप आराम से आप कभी भी उनको पहले कर सकते हो, जैसा हम कर रहे थे चारों एडजस्टमेंट का काम करते जाइए, फिर हम 5वीं ऐड कर देंगे। आपको अगर आपने अगर हिरार्की, आपने अगर पैटर्न समझा हो तो कुछ इसी टाइप से हमारे क्वेश्चन चलते हैं। पहली एडजस्टमेंट हमने की, उसके बाद हमने दूसरी एडजस्टमेंट की और फिर तीसरी। अब ये 3 एडजस्टमेंट होने के बाद जो आगे एडजस्टमेंट आएंगे ना, बस आप एड ऑन करते जा सकते हो और आपका कोई भी चेंज पीछे की एडजस्टमेंट में नहीं किया जा रहा, ठीक है, वो सेम चल रही है। तो क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं, हमारा जो मेन काम होगा यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 16 है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 में जो हमें मेन चीज यहाँ पे बनानी है, आप सभी को पता है जो हम सबसे बड़ी चीज या सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बनाते हैं वो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, तो स्टार्टिंग हमें यहां से ही करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट से। तो यहां पे आपके पास प्री का टाइम है,
पोस्ट है और टोटल है, प्री पोस्ट और टोटल। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास दोनों ही चीजें आ गई, P&L और जनरल रिजर्व। तो मैं यहां पे दोनों को ही बना रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को। ठीक है, चलिए अब बैलेंसेस क्या क्या गिवन है। P&L का आपका ओपनिंग बैलेंस है 370 और क्लोजिंग है 620। यहां पे आपका ओपनिंग बैलेंस है 3,70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 620। वहीं पे जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 4.5 लाख रुपए। तो आप यहां से एडिशन निकाल सकते हो। जो आपका P&L है वहां पे 2.5 लाख का एडिशन आपको दिखेगा और जो जनरल रिजर्व है वहां पे आपको 1.5 लाख का एडिशन दिखेगा। तो यहां पे एक बार मैं टोटलिंग अगर इसका कर दूं तो 670 आपका प्री पीरियड में टोटल बन रहा है, यहां पे 2.5 लाख और यहां पे 1.5 लाख। तो ये हमने हमारे ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस से डिफरेंस निकाल लिया। बट जैसा कि हमें पता है कि सही मायने में आपने सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख P&L में या जनरल रिजर्व में 1.5 लाख ही नहीं कमाए। तो सर क्या हुआ है, देखिए आपने डिविडेंड बांटा है, क्या एस ने डिविडेंड बांटा है? यस, कितना? 15%। 15% 10 लाख की वैल्यू जो शेयर कैपिटल है उस पर निकाला जाएगा। तो 10 लाख की कैपिटल का 15% दैट इज 1.5 लाख रुपए आपने डिविडेंड बांटा। क्या ये डिविडेंड आपके प्रॉफिट को रिड्यूस करता है? यस, लास्ट क्लासेस तक हम करते आए हैं, इससे आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो आपको नेट वैल्यूज यहां पे नजर आ रही है, तो इसकी एडजस्टमेंट आपको ध्यान होगी। हम क्या करते हैं, इसे पोस्ट में ऐड कर दिया जाता है और प्री में से लेस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि आपने फीफो मेथड फॉलो किया होगा और जो डिविडेंड बांटा है वो पुराने प्रॉफिट का इस्तेमाल करके बांटा होगा। बट इस बार मैंने थोड़ा सा वेरिएशन किया है, आपने डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व बांटा है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बस इस बार जो आप प्लस माइनस का काम करते थे वो आप थ्रू जनरल रिजर्व करोगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लस माइनस डिविडेंड। तो आपको इसे जब पोस्ट में ऐड करना है तो आप इसे जनरल रिजर्व में ऐड करोगे, क्योंकि एक्चुअल में जनरल रिजर्व के बैलेंस से निकला है। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख था, क्लोजिंग 4.5 है, तो आपको दिख रहा होगा कि एडिशन 1.5 लाख का ही हुआ है। बट सही मायने में 1.5 का डिविडेंड भी आपने बांटा है, तो एक्चुअल में आपने 3 लाख रुपए नए ऐड किए जनरल रिजर्व में, जिसमें से 1.5 आपका जो है वो डिविडेंड बट गया और 1.5 एडिशन आपको दिख रहा है, तो हेंस वो वहां पे ऐड बैक होगा। और सिंस आप बांटोगे तो हम मान के चलते हैं कि आपने पहले प्री के प्रॉफिट का इस्तेमाल किया होगा, तो हम इसे प्री पीरियड में से माइनस करते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही में आपको गिवन है कि एबनॉर्मल इनकम भी हुई है। ये इनकम आपने P&L में ऐड की होगी, तो एक बार इसे हटा देते हैं। क्यों? ताकि हम टाइम एडजस्टमेंट अच्छे से लगा सके, जैसा कि हम पहले डिस्कस करते हैं। तो ये 50,000 रुपए यहां से हटा दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब यहां पे आप टोटल लगा सकते हो। यहां पे आप टोटल लगाओगे तो आपको यहां पे आपका जो अमाउंट है, जो प्योर प्रॉफिट है, वो पता चल जाएगा, सो दैट आप वहां पे टाइम एडजस्टमेंट्स लगा सको। तो ये 5-20 आ जाएगा प्री के पीरियड में, यहां पे 2 लाख रुपए हो जाएगा एंड यहां पे ये 3 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब ये बैलेंस प्योर प्रॉफिट से, अब आप इस पे टाइम एडजस्टमेंट लगा सकते हो। सर क्या हमें टाइम एडजस्टमेंट लगानी है? यस, आपने जो एक्विजिशन किया है वो 1 अक्टूबर को किया है, दैट मींस मिड ऑफ द ईयर, तो 6 महीने का प्रॉफिट आपको जो है वो प्री पीरियड में ऐड करना पड़ेगा और पोस्ट में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टाइम एडजस्टमेंट। टाइम एडजस्टमेंट, तो यहां पे अगर आप टाइम एडजस्टमेंट लगाओगे तो मैं यहां सीधा लिख देता हूं 1 लाख रुपए यहां से माइनस, यहां पे ऐड 6 महीने का, बिकॉज एक्जैक्टली हाफ हो जाएगा, और यहां से भी 1.5 लाख रुपए माइनस, और ये आपका प्री में ऐड। चल, तो ये हमने टाइम एडजस्टमेंट लगा दी, और जो आपका प्योर प्रॉफिट था उसको टाइम के हिसाब से हमने 6-6 महीने में बांट दिया, बिकॉज पहले 6 महीने का आपका प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है और बाद के 6 महीने का प्रॉफिट आपका पोस्ट एक्विजिशन है। चलिए, अब इसके बाद आप देख सकते हो कि जो एबनॉर्मल इनकम है, इसे भी आप सही जगह पे ट्रीट कर सकते हो। ये प्रॉफिट 15 नवंबर को हुआ है, दैट मींस एक्विजिशन के बाद, तो इसे बाद के पीरियड में हम ऐड कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट तो एक्चुअल में हुआ ही है, सिर्फ और सिर्फ टाइम एडजस्टमेंट के लिए हमने इसे हटाया था। ठीक है, चलिए तो हमने इसे पोस्ट पीरियड में ऐड कर दिया। एक बार यहां तक का हम एक बार टोटल लगा देते हैं, सो दैट फिर हम उसके बाद हमारा आगे का पॉइंट जो है वो कैलकुलेट कर सके। चलिए,
तो यहां पे अगर आप बैलेंसेस निकालोगे तो यहां पे हमारा बैलेंस बन रहा है 1.5 लाख रुपए का, यहां पे आपका जो बैलेंस बन रहा है अगेन 1.5 लाख रुपए ही बन रहा है, और यहां पे जो आपका बैलेंस हो जाएगा 7,70,000, 7,70,000। चलो, तो क्या सर हम एडजस्टमेंट नंबर 1 टाइम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 एबनॉर्मल आइटम और एडजस्टमेंट नंबर 3 डिविडेंड, क्या हम ये तीनों चीज डील कर चुके हैं? यस। अब हमें आना है एडजस्टमेंट नंबर 4 पे। सर वो क्या थी? एडजस्टमेंट नंबर 4 थी रीवैल्यूएशन की। तो चलिए अब रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट करते हैं। तो मैं यहां पे नीचे वर्किंग बना लेता हूं, यहां पे एडजस्टमेंट नंबर 4 के लिए एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में हमें क्या करना होता है? रीवैल्यूएशन के लिए हमें कंपैरिजन करना होता है। किस चीज का? हमें कंपैरिजन करना होता है सर एफएमवी एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि 1 अक्टूबर 2023 को। एक ही एसेट है हमारे पास, तो हम फर्नीचर के लिए कर रहे हैं। जो आपका फर्नीचर था आपके पास, उसकी एफएमवी 1 अक्टूबर 2023 को हमारे पास गिवन है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए ये हमें एफएमवी गिवन है, और इसका कंपैरिजन हमें किससे करना पड़ेगा? इसका कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा बुक वैल्यू ऑन द सेम डेट। उसी तारीख को बुक वैल्यू आपकी कितनी थी? तो सर बुक वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 2 लाख रुपए आपकी वैल्यू इनिशियली थी, जिसपे आपने 20% पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया। तो मैं यहां पे 10% डेप्रिसिएशन लगा दूं तो 6 महीने का बनेगा। दैट मीन्स 1,80,000 की वैल्यू मेरे पास 1 अक्टूबर 2023 को थी। तो मेरी बुक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू 180 है, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 1.5 लाख थी। तो यहां पे रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया 30,000 रुपए। ये एक लॉस है जो एसेट को रीवैल्यू करने से हुआ है, और ये हमेशा प्री पीरियड का माना जाता है, बिकॉज ये एक्विजिशन से पहले के पीरियड के लिए जो है निकाला जाता है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा सर? अगर एक नुकसान हुआ है तो एक फायदा भी होगा। फायदा क्या होगा? सिंस आपने रीवैल्यू किया है एसेट को और वैल्यू डाउनवर्ड गई है, तो डेप्रिसिएशन बचेगा। वो चीज हमें यहां पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम निकालते हैं सेविंग इन डेप्रिसिएशन। सेविंग इन डेप्रिसिएशन, सेविंग कैसे हुई है? डेप्रिसिएशन एक्चुअली चार्ज्ड, हमने 2 लाख की वैल्यू पे पूरे साल का 20% डेप्रिसिएशन लगाया, यानी कि 40,000। बट क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? शुड हैव बीन चार्ज। कितना लगाया जाना चाहिए था? तो आप कहोगे सर पहले तो हमें 2 लाख पे 20% 6 महीने का लगाना चाहिए, और फिर उसके बाद वैल्यूज रीवैल्यू हो गई थी जब 1.5 लाख पे, तो बाकी 1.5 लाख पे 20% बचे हुए 6 महीने के लिए लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन आपको लगाना चाहिए। तो पहले 6 महीने का 20,000 रुपए और बाद के 6 महीने का 15,000, दैट इज 35,000 रुपीज। 35,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था। 40 आपने लगाया, बट लगना कितना चाहिए था? 35। तो 5,000 रुपए हमने डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा लगा दिया, तो वो अब हमें रिवर्स करना पड़ेगा, और ये खर्चा आपका बच गया डेप्रिसिएशन का नाम का। दिस इज योर सेविंग इन डेप्रिसिएशन। और याद रखना, जो डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट है वो रिवैल्यूएशन के बाद का होता है, दैट मीन्स वो हमेशा पोस्ट का होता है। तो अब क्या किया जाएगा? ये नुकसान जो 30,000 का है इसे प्री में से माइनस, और ये जो 5,000 का फायदा है इसे पोस्ट एसपीएल में ऐड। चलो, तो यहां पे हम जो हमारा प्री का पीरियड है, इस प्री के पीरियड में हमें यहां पे जो लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन का, इसे माइनस करना पड़ेगा। माइनस रिवैल्यूएशन लॉस 30,000 रुपीज, और रिजल्टेंट जो सेविंग है उससे बचत हुई है, तो वो आपको पोस्ट पीरियड में पीएनएल में ऐड कर देनी है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 7,40,000, 1,55,000 और 1.5 लाख।
ठीक है, तो ये हमारे अपडेटेड बैलेंसेस हमने निकाल लिए। क्या हमने एडजस्टमेंट नंबर 4 को भी डील कर दिया? यस। अब आते हैं हमारी लास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 5। अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पे। चलो अब करते हैं हमारी एडजस्टमेंट नंबर 5। अब एडजस्टमेंट नंबर 5 में क्या करना है, यहां पे हमें अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले निकालिए कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था। देखिए एस ने माल बेचा था 5 लाख रुपए का 20% प्रॉफिट में, मतलब आप कह सकते हो कि 5 लाख के ऊपर उन्होंने 20% कमाया होगा, तो अल्टीमेटली 6 लाख रुपए में उन्होंने जो है गुड्स को बेचा था। ठीक है, 5 लाख रुपए, आप दोनों ही चीज अज्यूम कर सकते हो। मैं यहां पे मान के चल रहा हूं कि मैंने एग्जांपल फ्रेम इस माइंडसेट से किया था कि 5 लाख रुपए और उसके ऊपर आपने 20% कमाया, तो इसका मतलब 5 लाख पे 20% कमा के आपने ये गुड्स जो है वो 6 लाख रुपए में 6 लाख रुपए में आपने जो है होल्डिंग को बेचे। अभी भी इस गुड्स में से, टोटल 6 लाख में से 1/5 ऑफ द गुड्स अभी भी एच के पास है। इसका मतलब जो 1,20,000 का गुड्स है वो अभी भी एच के पास पड़ा है। क्या इस 1/20 में प्रॉफिट है? द आंसर इज यस। आपने 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख प्रॉफिट जोड़ के ही 6 लाख बनाया था, तो इसमें भी मैं कह सकता हूं 1 लाख का जो आपका टोटल प्रॉफिट था उसका 1/5 यानी कि 20,000 अभी भी प्रॉफिट छिपा हुआ है। या आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हो कि दिस 1,20,000 इज 120%, तो उसका 20% प्रॉफिट है। दैट मीन्स आप कह सकते हो कि 20,000 का एक अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है जो आपकी सब्सिडरी ने अर्न कर रखा है। क्या ये प्रॉफिट होल्डिंग के स्टॉक में छिपा हुआ है? द आंसर इज यस। तो हमें ये प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। तो एक तरफ तो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू में से 20,000 माइनस हो जाएगा, बट दूसरी तरफ ये प्रॉफिट जिसने भी कमाया होगा उसके प्रॉफिट में से माइनस होगा। तो आप कहोगे सर ये किसने कमाया है? होल्डिंग ने माल बेचा है सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को? इस क्वेश्चन में अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है, यानी सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से इसे हटाना पड़ेगा, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यानी कि किसके प्रॉफिट में से हटाया जाएगा? ये एस लिमिटेड के, सब्सिडरी के। अब उसे आप हटाने के लिए चाहो तो बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, एओपी पूरी खत्म करने के बाद, सारा बंटवारा करने के बाद, बट वहां पे मिस्टेक होने के चांस होते हैं, तो मैं उसे यहीं पे एडजस्ट कर देता हूं, माइनस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हमेशा आपको पोस्ट के प्रॉफिट में से ही माइनस करना होता है, बिकॉज हम मान के चलते हैं कि रिलेशन एस्टैब्लिश होने के बाद ही ये ट्रांजेक्शन किया गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे जो आपका 20,000 का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो हमने माइनस कर दिया, बिकॉज ये आपकी सब्सिडरी ने कमाया है, बट अभी तक आपने बाहर माल नहीं बेचा है, ग्रुप के अंदर ही माल पड़ा है, होल्डिंग के पास पड़ा है, तो इसे एलिमिनेट करना है। मैंने यहीं पे माइनस कर दिया सो दैट जो मेरी एओपी के फिगर निकल के आए वो फाइनल फिगर्स निकल के आ जाए। तो यहां से मेरा बैलेंस आ गया 740 का, और ये आ गया 1,35,000 का, एंड फाइनली ये वाला ये बैलेंस आ गया है 1.5 लाख का। चलो, तो अब आप इसमें जो है हमारा बंटवारा जो होता है वो कर सकते हो। होल्डिंग के पास कितना स्टेक है यहाँ पे क्वेश्चन में? सर होल्डिंग के पास स्टेक गिवन है 90%। होल्डिंग के पास 90% हिस्सा है, तो बाकी बचा हुआ 10% माइनॉरिटी इंटरेस्ट का है, और आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप जब बाइफरकेशन करोगे तो ये बन जाएगा 1,35,000 और ये बन जाएगा 15,000। सिमिलर वे में 740 का 90% यानी कि 6,66,000, और यहाँ पे बन जाएगा 74,000। ये बन जाएगा 13,500, और ये बन जाएगा 13,500 माइनस करने के बाद 21,500। ठीक है, तो हमने इस टाइप से हमारा एओपी बना लिया। अगर आप समझोगे तो एडजस्टमेंट नंबर 5 कुछ भी नहीं है, यहां पे बस हमने एक फिगर माइनस किया इन केस अगर ट्रांजेक्शन अपस्ट्रीम था, और अगर ट्रांजेक्शन डाउनस्ट्रीम है तो एओपी या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या माइनॉरिटी इंटरेस्ट में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाते टाइम उसे एलिमिनेट किया जाता है। तो आई होप आपको ये दोनों ही एंगल से ये पर्टिकुलर पॉइंट या ट्रांजेक्शन समझ में आ गया होगा कि अगर अपस्ट्रीम हुआ है तो क्या करना है, और डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुआ है तो फिर क्या करना है। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसे आगे करते हैं। अब हमें जो हमारे तीनों फिगर्स निकालने होते हैं हम वो कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्या क्या निकालना होता है? हमें 3 चीजें निकालनी होती है यहाँ पे। नंबर 1 इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल।
सबसे पहले निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सबसे पहले आपके पास आती है इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट आपने यहां पे कर रखी है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है? क्वेश्चन ने बोला है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 9,20,000। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इसमें से लेकिन आपका प्री एक्विजिशन का डिविडेंड माइनस किया जाएगा। कंपनी ने 15% प्री एक्विजिशन डिविडेंड बांटा था, मतलब कंपनी ने 15% डिविडेंड बांटा था, बट वो आपके लिए प्री एक्विजिशन है बिकॉज आपने एक्विजिशन 23-24 में किया है, जबकि डिविडेंड 22-23 का है। तो यहां पे कितना डिविडेंड बनता है? 10 लाख का 15%, दैट इज 1.5 लाख रुपए। उस 1.5 लाख में हमें कितना मिला होगा सर? हमें तो 90% मिला होगा, दैट इज 1,35,000। तो इफेक्टिवली आपने जो नेट इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो 7,85,000 रुपए की कर रखी है। आपकी जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो 785 की है। अब आपको मिला क्या? माइनस शेयर कैपिटल में हिस्सा। तो कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख की है और हमें उस 10 लाख की कैपिटल में 90% वर्थ मिली है, दैट इज 9 लाख रुपीस। क्या हमें कुछ प्री के प्रॉफिट भी मिले हैं? यस, प्री के प्रॉफिट में हमें हिस्सा मिला है 6,66,000। ये हमें प्री का प्रॉफिट भी मिला है। तो यहां से आप निकाल सकते हो, यहां से आपके पास कैपिटल रिजर्व आ रहा है। इस बार कैपिटल रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा, ये कैपिटल रिजर्व आ रहा है आपका 7,81,000 रुपीज। बहुत बड़ा अमाउंट आ गया यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का, 7,81,000 रुपए कैपिटल रिजर्व आ गया। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं हमारा दूसरा पॉइंट। जो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे निकालते हैं वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि टोटल वर्थ में बाहर वालों का हिस्सा। तो सबसे पहले माइनॉरिटी वालों के पास कैपिटल में हिस्सेदारी है। 10 लाख की कैपिटल का 10% जो है वो माइनॉरिटी के पास है, दैट इज 1 लाख रुपीस। साथ ही में इनके पास प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में भी हिस्सा है और इनके पास पोस्ट के प्रॉफिट में भी हिस्सा है। अब आप देख सकते हो वो कितना कितना है। जो आपकी माइनॉरिटी है उसके पास प्रॉफिट में जो हिस्सा है यहां पे 74,000 रुपए प्री में है और पोस्ट में 13,500 एसपीएल का और 15,000 आपका जो है वो जर्नलिज्म में हिस्सा है। तो यहां पे ये भी हम बैलेंसेस यहां पे लिख देते हैं। प्री में 74,000 रुपए है और पोस्ट में अगर आप देखो तो 13,500 प्लस 15,000 है, दैट इज 28,500। चलो, तो ये आपकी माइनॉरिटी की वैल्यू आ गई। ये टोटल वैल्यू जो है वो बन जाएगी 1 लाख प्लस 74,000 प्लस 28,500, दैट इज 2,02,500। 2,02,500। अगर आप इसे मैच करने जाओगे बैलेंस शीट से तो मैच नहीं होगा, क्योंकि मैंने लास्ट में बताया था आपको लास्ट क्लास में कि एडजस्टमेंट नंबर 4 के बाद ये डायरेक्ट शॉर्टकट वाला तरीका आप नहीं लगा सकते। एक बार चेक कीजिए, इक्विटी है 10 लाख की, पीएनएल का बैलेंस है 6 लाख और जनरल रिजर्व है 4.5 लाख। तो अगर आप यहाँ पे टोटल करोगे तो 10 लाख प्लस 620 प्लस 450, तो ये बनता है आपका 20,70,000 रुपए। अब इस 20,70,000 में आप देखोगे माइनॉरिटी का हिस्सा है 10%, तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 2,07,000 आनी चाहिए। 20,70,000 का 10% अगर आप करोगे तो कहोगे सर यहाँ तो 2,07,000 वैल्यू आनी चाहिए थी, बट आपकी वैल्यू अलग आई है। तो इसका रीजन मैंने आपको बताया था कि रीवैल्यूएशन का जो इंपैक्ट है उससे ये जो फिगर है वो आपका बदल जाता है। अगर आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपका रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था? 30,000 का रीवैल्यूएशन का लॉस हुआ था, 30,000 का। ठीक है, 5,000 का लेकिन एक प्रॉफिट भी हुआ था। अगर मैं नेट में बात करूं तो 30 का नुकसान और 5 का फायदा, तो नेट में आपको 25,000 का नुकसान हुआ था। और इस 25,000 का नुकसान 10%, क्योंकि ये नुकसान अगर सब्सिडरी की वैल्यूएशन में हो रही है तो 90% तो होल्डिंग के पास जाएगा और ये 10% नुकसान माइनॉरिटी की वैल्यूज में आपको एडजस्टेड दिखेगा। तो यानी कि आपका 25,000 का नुकसान है, उसका 10% यानी कि 2,500 रुपए रिवैल्यूएशन की वजह से। बट सर यहां तो गैप ज्यादा है। यहां पे अगर हम गैप देखें सर, ये तो गैप तो 4,500 का आ रहा है। 4,500 रुपए वैल्यू कम हो गई बैलेंस शीट के मुकाबले।
तो सर 2500 तो हम समझ गए रिवैल्यूएशन का है, बाकी 2000 कहां से है? ये बाकी 2000 कहां से है, दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा कहां से है। बिल्कुल, ये 2000 जो आया है ये आपका 20,000 का जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है वो भी तो हमने होल्ड सब्सिडरी के प्रॉफिट में से एलिमिनेट किया है, तो क्या उसका 10% इंपैक्ट भी माइनॉरिटी में गया है? यस, तो यानी कि 20,000 का 10%, 2000 वो बर्डन भी माइनॉरिटी के ऊपर एडिशनली आ गया जो बैलेंस शीट में एडजस्टेड नहीं था, जिसकी वजह से वैल्यू 4500 कम हो गई और फाइनली 2,02,500 रुपए माइनॉरिटी का बैलेंस बन के आया। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। एंड लास्ट जो हमें करना होता है वो हमें करना है कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लसेस का बैलेंस, कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस। तो सबसे पहले एसपीएल की अगर मैं बात करूं तो होल्डिंग का यानी कि एच लिमिटेड का खुद का एसपीएल का बैलेंस पड़ा है वो है 10,19,600, प्लस उसे सब्सिडरी से क्या मिलेगा, सब्सिडरी से क्या मिला, तो ये चीज आप देख सकते हो, ये हमने एओपी में ऑलरेडी बना रखी है। अब ये याद रखना एडजस्टमेंट नंबर 5 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब आपको फिर से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो 1,21,500 इन्हें यहाँ पे सब्सिडरी से मिल रहा है, तो ये यहाँ पे बैलेंस में आपका ऐड हो जाएगा 1,21,500। क्या हमें यहाँ पे डिविडेंड को माइनस करना है? द आंसर इज नो। क्वेश्चन में लिखा गया है कि जो डिविडेंड रिसीव हुआ है वो एच ने राइट तरीके से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से ही माइनस किया है। क्या ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से ही माइनस होना चाहिए था? यस, बिकॉज इट वॉज अ प्री एक्विजिशन डिविडेंड और ये कॉस्ट में से ही डिडक्ट होना था, और एच ने भी तो वही किया। तो क्या इस बार एच ने गलती से उसे अपने एसपीएल में क्रेडिट किया था? द आंसर इज नो। तो जब गलती से उसने एसपीएल में डाला ही नहीं तो उसे हटाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये ध्यान रखना, कहीं फ्लो में सोचोगे ये तो सर हर बार माइनस करना होता है, नहीं, एच ने इस बार कोई गलती नहीं की, उसने जो ट्रीटमेंट होना था वही किया है, तो एसपीएल में कुछ डाला ही नहीं है तो हमें हटाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां से आपका एज इट इज अमाउंट बैलेंस के तौर पर बन जाएगा। टोटल आप यहां पे लगा सकते हो कि आपका जो एसपीएल का बैलेंस है वो होल्डिंग और सब्सिडरी के बैलेंसेस से कंबाइन होके ये बन जाएगा सर 11,41,100। साथ में कैपिटल रिजर्व है जो अभी हमने निकाला था, कंसोलिडेशन पे अराइज हुआ था, आप ये बैलेंस भी ले सकते हो एज इट इज, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना। ये आया था आपका 7,81,000, 7,81,000 रुपीज, ये आपका बैलेंस है 7,81,000 रुपीज, ये एज इट इज आ जाएगा। एंड फाइनली आप जनरल रिजर्व के बैलेंसेस को भी एज इट इज लिख सकते हो, जो आपका होल्डिंग का है और जो आपका सब्सिडरी का है, और आपका फाइनल बैलेंस कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस का भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 16 जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 जो है वो कैसे डील की जाती है ये बताया। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 में हमने दोनों ही चीजें देख ली है कि अगर अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन होता है तो कैसे किया जाता है और डाउनस्ट्रीम में कैसे होता है। अपस्ट्रीम मतलब आपकी सब्सिडरी ने माल बेचा है होल्डिंग को, तो प्रॉफिट भी सब्सिडरी ने कमाया है, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट में से मैंने उसे एलिमिनेट कर दिया। आप देखोगे या तो आप मान लो आईसीए के मॉड्यूल को चेक करते हो तो ऐसा पॉसिबल है कि उन्होंने इसे एओपी में एडजस्ट करने की बजाय ये कर दिया होगा कि यहां पे एसपीएल में से यहां कंसोलिडेटेड एसपीएल में माइनस किया जा रहा है, सब्सिडरी के प्रॉफिट में से होल्डिंग का हिस्सा 90% और 10% को वो यहां पे माइनॉरिटी में माइनस करके दिखाता है कि हाँ ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है लास्ट में। बट मैं आपसे कहता हूं कि आप उसे एओपी में ही एडजस्ट कर दो ताकि जो बैलेंसेस नेट निकल के आए वो ऑलरेडी एडजस्टमेंट के बाद आए, सो दैट आपको फिर याद ना रखना पड़े कि हाँ भाई ये भी मुझे एक चीज है जो एडजस्ट करनी है। ठीक है, आंसर सेम बनेगा, बस आपने उसे पहले ही एडजस्ट कर दिया सो दैट आपका जो एओपी बने वो सारा कुछ करने के बाद का कंक्लूजन शो करे। ठीक, चलिए, तो ये था मेरा एग्जांपल नंबर 16। यहां तक हमने एडजस्टमेंट नंबर 5 का जो काम था वो समझ लिया, एडजस्टमेंट नंबर 5 तक का काम हमारा हो गया है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम एग्जांपल नंबर 17 करेंगे जिसमें हम एडजस्टमेंट नंबर 6 को भी समझेंगे जो कभी कभी रेयर केसेस में आईसीआई दे देता है। तो वो समझने के बाद मेरा सारा काम एडजस्टमेंट का पूरा हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में हम एक फुल फ्लैज क्वेश्चन भी करेंगे जिससे हम कंसोलिडेशन का टॉपिक पूरा जो है वो समझ पाए कि ये जो एडजस्टमेंट हम कर लेते हैं उसके बाद फाइनली बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो वो हम 6th क्लास में डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में दोनों ही चीजें। उसके बाद मेरा थोड़ा सा काम रहेगा, एक 7th क्लास रहेगी जिसमें मैं बाकी मिसलेनियस टॉपिक जो कंसोलिडेशन इन रिलेशन टू सब्सिडरी पूछे जा सकते हैं वो भी करवा दूंगा।
एडिशनली एसोसिएट और जॉइंट वेंचर की कंसोलिडेशन के लिए हमें एक क्लासेस और चाहिएंगी, तो जिसके बाद हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था 6-7 क्लास में आपका कंसोलिडेशन का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा, तो सब्सिडरी वाला कंसोलिडेशन वहां पे वाइंड अप हो सकता है, बट मैं सोच रहा हूं कि आपको एसोसिएट और जॉइंट वेंचर वाला टॉपिक भी साथ ही में करवा दूं, सो दैट फिर मैं एक 10th क्लास करूंगा जिसमें मैं आपको एक मास्टर क्वेश्चन करवाऊंगा। बिकॉज लास्ट अटेम्प्ट में जो आपके सितंबर के एग्जाम हुए थे, सितंबर 2024 के जो एग्जाम हुए थे, वहां पे एक कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपकी जो सब्सिडरी है, जो आपकी एसोसिएट है, जो आपकी जॉइंट वेंचर है, तीनों के रिलेशन में कंबाइंड क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन जब आप इंडिविजुअली पढ़ते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। कई बार वो कंबाइंड में जब आपके सामने इंफॉर्मेशन आती है तो आपको समझ में नहीं आता कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो उसको समझाने के लिए मैं एक और जो है क्लास ऐड करने वाला हूं, जिसमें मैं एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें हम तीनों चीजों को मिला के कंसोलिडेट कैसे करना होता है वो समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। अपने मॉड्यूल्स के क्वेश्चन, आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं और उनको सॉल्व कर सकते हैं, या मीनवाइल आप इन्हीं क्वेश्चन को वापस प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आप क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1 से वापस स्टार्ट हो जाइए, आपके पास आंसर्स है, प्रैक्टिस कीजिए, आप पांचों एडजस्टमेंट को समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में लास्ट एडजस्टमेंट को जो सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए।